गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 2 अपने पुराने सेशन का, जो कि था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन के ऊपर। पिछले सेक्शन में हमने क्या क्या देखा, एक क्विक सा रिकैप में आपको दिखा देता हूं। हमने जाना एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं, हमने ये जाना उसका डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमने उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, देख सकते हो हमने उसके यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश किया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद हम उसका नहीं, क्लासिफिकेशन अभी भी कर रहे थे। इसके बाद हमने उनका नॉमेनक्लेचर किया। नॉमेनक्लेचर करने के बाद मैंने कई सारे आपको क्वेश्चंस भी करवाए थे, जो कि आपको याद होगा। इसके बाद आज हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे लेक्चर पे। तो आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे आइसोमर से, और साथ में आज हम बात करेंगे कौन कौन से आइसोमर जो है हेलो एल्केन्स बनाते हैं, और उसके साथ उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यानी किस तरीके से हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लेक्चर का आइसोमरिज्म के साथ। तो आइसोमर आप लोग जानते होंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर नोन एज आइसोमर्स। आइए तो आइसोमर की अगर बात करते हैं तो कैसे कैसे आइसोमर से शो करते हैं। सबसे पहले दे शो पोजीशन आइसोमर, ये जो है पोजीशन आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं दे शो पोजीशन आइसोमरिज्म। दूसरा आइसोमरिज्म जो शो करते हैं दैट इज चेन आइसोमरिज्म। वो कौन सा आइसोमरिज्म है? चेन आइसोमरिज्म है। तीसरा जो शो करते हैं दैट इज पोजीशन चेन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्या शो करते हैं ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। समझ गए दोस्त, ये करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और ये क्या बनाते हैं, सिंस इनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो ये बनाते हैं कन्फॉर्मर्स। तो ये क्या बनाते हैं? कन्फॉर्मर्स बनाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसीलिए क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट कर सकता है, जिसके वजह से जब भी दो या दो से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं तो वो आपस में कन्फॉर्मर्स बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। दैट मीन्स आइसोमरिज्म में 4 तरीके के आइसोमरिज्म ये शो करने वाले हैं। ठीक, आओ पोजीशन आइसोमर की बात कर लेते हैं बाबू। जैसे एग्जांपल देखो पोजीशन आइसोमरिज्म का, ठीक है। ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। कैसे पोजीशन आइसोमर है, ध्यान से देखो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। वही अगर हम दूसरे में देखें तो नाम आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ध्यान से देखो बेटा, क्लोरीन का जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। यहां पर पोजीशन था इसका पहला, यहां पोजीशन है इसका दूसरा। तो ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन आइसोमरिज्म हो गए। चेन आइसोमरिज्म की और बात कर लेते हैं। ये हमारा चेन आइसोमरिज्म है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसका तुम नाम लिखोगे तो आएगा क्लोरोब्यूटेन। वहीं अगर इसका नाम लिखोगे तो आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों क्या है? दे बोथ आर चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि इनमें चेन की जो लेंथ है वो क्या है? डिफरेंट। इन दोनों की जो चेन की लेंथ है वो क्या है? डिफरेंट है। और तीसरे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन लगा हुआ है, इससे बाकी लगे ग्रुप भी अलग है। बाकी लगे ग्रुप भी अगर अलग है और ये कार्बन जो है अगर एसिमेट्रिक है, अगर ये कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक है, तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल होगा। और अगर कायरल है दैट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव होने वाला है। कैसा होगा ये होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर हो गई बात? चारों ग्रुप देखिए अलग अलग लगे हुए इस कार्बन से, तो ये जो कार्बन का जो सेंटर है ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये पॉइंट कायरलिटी शो कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से कन्फॉर्मर की हमने बात कर ली। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म तो आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको स्टैगर्ड इक्लिप्स और बाकी गॉश स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या ये बात मेरी क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो इसको जल्दी से आप नोट कर लें।
चलिए, तो मेरे ख्याल से आइसोमर वाला जो हिस्सा है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं सिर्फ इस चैप्टर का नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मेमोराइज कर सको। जैसे जैसे ही आप जो है अपने उसको खोलो, क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे आप क्या करोगे, आपको कभी भी किस चीज से किस रिएक्टेंट से हमें रिएक्शन को स्टार्ट करना है, इस चीज को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लोगे कि आपको चलना कहां से और आपको जाना कहां पर। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये समझो। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दिया रहेगा, या फिर इसी को आप कह सकते हो जिस रिएक्टेंट दिया होगा, और आपको दिया होगा रिएजेंट, रिएक्टेंट दिया होगा और आपको दिया होगा रिएजेंट। और क्या है, इससे क्या बनना होगा दोस्त, इससे बनना होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स दिए होंगे, आपको रिएजेंट दिया होगा, इससे आप प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो देखो, अगर आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हम पढ़ रहे हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है ये तो मुझे पता है कि मुझे एल्किल हैलाइड बनाना है। अब हमें पता चलना चाहिए रिएक्टेंट के बारे में और रिएजेंट के बारे में, कि रिएक्टेंट क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने वाला है। ये 2 बार कॉल आ गया, इसको डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई बात नहीं। भाई, तो हमें क्या, हमें रिएक्टेंट का पता होना चाहिए, हमें रिएजेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें बनाना क्या ये तो हमें पता है। तो आइए आज मैं बात करूंगा इन रिएक्टेंट्स की, कि कौन कौन से रिएक्टेंट यूज हो सकते हैं हमारा प्रोडक्ट बनाने में। तो आइए इसी चीज की बात करता हूं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका यार मेरा मेमोराइज करने का, कि क्या क्या चीज आप एज अ रिएक्टेंट ले सकते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हम क्या चलते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूं क्लास 11th में। तो क्लास 11th में आप लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़े हो, आप लोग ने पढ़ा है सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है जीओसी। तो जीओसी तो छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि जीओसी को एज अ रिएक्टेंट नहीं यूज होता है। जीओसी में तो हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट देख रहे होते हैं, जीओसी में हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी, ये सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होते हैं। तो वहां में कोई रिएक्टेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें पहला रिएक्टेंट जो मिलता है बच्चे, वो क्लास 11 के चैप्टर हाइड्रोकार्बन से मिलता है, जो कि है एल्केन। यानी हम एल्केन एज अ रिएक्टेंट का यूज करके हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, मे बी। इसके बाद हम एल्कीन का यूज कर सकते हैं, ये भी चैप्टर में ही था बच्चा, एल्केन, एल्कीन, और तीसरा क्या होता है, एल्काइन। यानी क्लास 11 से ये 3 रिएक्टेंट का आप ले सकते हो, जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। इसके बाद बच्चों आ जाओ, ये बात खत्म हो जाती है। 11th में सिर्फ ये 3 ही रिएक्टेंट हमें पढ़ने थे, एक ही चैप्टर सिर्फ था इसके ऊपर जो हमें पढ़ना था, वो हमने 11th में पढ़ लिया। अब इनके यूज से हम देखते हैं इस साल हम एल्किल हैलाइड बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लास 12 वाले सेक्शन में। क्लास 12 वाले का सेक्शन की बात कर ले, तो क्लास 12 में बेटा सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज हेलो एल्केन। वो क्या बेटा, वो है हमारा हेलो एल्केन। तो जो चैप्टर का नाम है बेटा, उसको हम एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, समझ गए। जैसे हेलो एल्केन को एज अ रिएक्टेंट हम यूज कर सकते हैं, ऐसे ही इसी चैप्टर में दूसरा नाम क्या है बाबू, हेलोअरीन है। तो हेलोअरीन को भी हम एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं, और किसको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ता है हमारा एल्कोहल। तो हम लोग एल्कोहल को भी एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला चैप्टर आता है फिनॉल। तो हम फिनॉल को भी एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है ईथर। चैप्टर नहीं मतलब ये तो तीनों एक ही चैप्टर में आते हैं। तो बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स बढ़ता जा रहा है और अलग अलग हमारे रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट जो वो बनते जा रहे हैं। ईथर हो गया। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड। चल बेटा, एल्डिहाइड हम लोग जो है एल्डिहाइड का यूज करके हम लोग जो प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका अगला आता है कीटोन। कीटोन की हेल्प से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी चैप्टर में एक और चीज आती है, एक और सबस्ट्रेट आता है हमारा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है मित्र, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है जो अग है वो है अमाइंस। तो हम लोग जो है हम लोग अमाइंस का यूज कर सकते हैं, अमाइंस का यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम लोग साइनाइड्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हम लोग आइसोसाइनाइड्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अगर आपको सिर्फ चैप्टर, इसके बाद एक और है बहुत ही प्यारा सा, डाइजोनियम सॉल्ट। हम डाइजोनियम सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, ये सारे आपको देख रहे हैं रिएक्टेंट, कितने प्यार से मैंने समझा दिया कि किन किन चीजों को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेकर के आप अपने मंजिल तक, आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। किन किन चीजों को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेकर के आप अपने प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये तो सारे सिर्फ चैप्टर के नाम याद करके हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और भी सबस्ट्रेट है या कुछ और भी रिएक्टेंट है जो यूज होते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारे सिलेबस में आते हैं। वो क्या क्या है मित्र, वो अगर आप देख सकते हो तो अगर कहीं आपको अमाइड ग्रुप मिल जाए कि अमाइड से हम किसी की सिंथेसिस कराते हैं, अगर कहीं आपको ईस्टर मिल जाए कि ईस्टर से हम किसी चीज की सिंथेसिस कराएं, या फिर कहीं आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल जाए कि हाँ हम इससे किसी चीज की सिंथेसिस कराएं। देख रहे हो दोस्त, ये सारी चीजें आपको दिख सकती हैं। इन सारी चीजों से ही आप क्या कर सकते हो, आप सिंथेसिस करा सकते हो अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का। अब इसमें से कितने रिएक्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी बात अलग होती है, लेकिन इन सारे ही रिएक्टेंट का हम यूज कर सकते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि सबके सब आपके एल्केन बनाए ही, हेलो एल्केन बनाए ही, पर ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर से बनाएंगे। इसके अलावा भी और भी कई सारे हमारे कंपाउंड, जैसे कि RCOCl भी हो गया, एसिड क्लोराइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये सब जो है ऐसा रिएक्टेंट यूज हो सकता है हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए। मेरे ख्याल से ये बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं उस टॉपिक पे जिसका हमें इंतजार था कि अब चैप्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि एल्किल हैलाइड को हम लोग कैसे बनाएंगे। सॉरी, अब बात करेंगे कि हम लोग एल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। तो आइए, एल्किल हैलाइड का जो प्रिपरेशन का जो पहला मेथड मैं पढ़ने जा रहा हूं या मैं पढ़ाने जा रहा हूं, सो सॉरी, जो पहला मेथड मैं पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन। क्या है बाबू, ये आपका डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बाबू, कि हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी हैलोजिनेशन जब सनलाइट के प्रेजेंस में हो या फिर आपका हीट के प्रेजेंस में हो। यानी जब भी कोई रिएक्शन लाइट या हीट के प्रेजेंस में होता है या फिर आपका पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो वो रिएक्शन आपकी जाती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो रिएक्शन आपकी कैसे जाती है, वो आपकी गो थ्रू करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। तो अब देखिए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन है, तो हैलोजिनेशन है बच्चा लोग, अगर हम हैलोजिनेशन करा रहे हैं, डायरेक्ट, तो बच्चा ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखो। क्या क्या हो सकता है बाबू, कि हम पहले करा दें फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा दें, या फिर हम डायरेक्ट क्लोरिनेशन करा दें, डायरेक्ट आयोडोनेशन ब्रोमिनेशन करा दें, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दें, या फिर हम क्या कराएं, हम कराएं आयोडोनेशन। ये चार काम हम जो है करा सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, क्या इन चारों काम को कराने में कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। ठीक, आओ तभी अगर इसकी बात कर ले फ्लोरिनेशन की, तो फ्लोरिनेशन जो बच्चा होता है, फ्लोरिनेशन की बात, रुक के पहले क्लोरिनेशन की बात करें, तो जो क्लोरिनेशन होता है बाबू, डायरेक्ट क्लोरिनेशन जो होता है, ये क्या होता है, ये फास्टर होता है। ये क्या होता है, ये फास्टर होता है, ये होता है फास्टर। देखो डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम करा किस पे रहे हैं, ऑन एल्केन।
किस पे करा रहे हैं, एल्केन के ऊपर करा रहे हैं। तो क्लोरीनेशन जो होता है हमारा वो फास्टर होता है। वही अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन हमारा होता है ये स्लो होता है, ठीक है। क्लोरीनेशन हमारा फास्टर होता है, ब्रोमिनेशन हमारा क्या होता है, स्लो होता है। वही जो आयोडीनेशन होता है ये आपका रिवर्सिबल होता है बच्चा। ये बच्चा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। अभी सब मैं एक एक करके बता रहा हूं, अभी सुनते चलो बस मेरी बात। आयोडीनेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। वही जो फ्लोरीनेशन होता है ये जो है नॉट पॉसिबल होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है मित्र, तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। अब जो फ्लोरीनेशन होता है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है भाई, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से हीट का लिबरेशन ज्यादा करता है। तो अगर कहीं पर भी आपको जो है ऐसे कहीं पर भी अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाएगा तो जितना हीट निकलता है ना फ्लोरीनेशन में, मतलब F2 जब टूटता है तो जितना हीट निकलता है वो क्या करता है, वो इनफ होता है इस बॉन्ड को क्लीव करने के लिए। तो लेट्स से अगर हमने 2 कार्बन का सिस्टम लिया है और उसका हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करा रहे हैं और फ्लोरीनेशन होने से पहले ही हमारे दोनों कार्बन टूट जा रहे हैं, तो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो तो हमें मिलेगा ही नहीं। यानी 2 कार्बन का कभी हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और कई सारे साइड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो ये चीज तो हमारा जो डिजायर है उस हिसाब से सही नहीं है। इसीलिए जो फ्लोरीनेशन होता है ये डायरेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। जबकि क्लोरीनेशन फास्ट होता है, ब्रोमिनेशन स्लो होता है और आयोडीनेशन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब अगर बात करें ये रिएक्शन हो किस पे रहा है, एल्केन पे हो रहा है। तो अगर हम एल्केन की बात करें तो अब हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया कि ये कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके ही साथ हमें रिएक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन की रिएक्टिविटी क्या हो, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारे टर्शरी एल्केन्स होंगे, ठीक है, ऐसे ना लिखिए, इसका पूछोगे। जो हमारे टर्शरी एल्केन्स होंगे ये फास्टर जाएंगे। इसके बाद हमारे सेकेंडरी एल्केन्स आएंगे, इसके बाद हमारे प्राइमरी एल्केन्स आएंगे, ठीक है। इसका हमारे क्या आएंगे, प्राइमरी एल्केन्स। तो सबसे पहले आएंगे टर्शरी एल्केन्स, फिर सेकेंडरी एल्केन्स और फिर आएंगे हमारे प्राइमरी एल्केन्स। कारण क्या बच्चा, यहाँ पे आप देख रहे हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जहां भी होता है एफआरएम में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एफआरएम में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो सेम होता है जो कि कार्बोकैटायन का होता है। यानी कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो एफआरएम की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा हमारा रिएक्शन कैसे जाने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए तो अब हम जो है इस रिएक्शन, इस मतलब सेशन का पहला रिएक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, हमने लिया मीथेन। मीथेन का हमने डायरेक्ट क्लोरीनेशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ H2। होगा क्या भाई, होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में हमें ऑब्टेन होगा CH3Cl। हमें क्या ऑब्टेन होगा, CH3Cl, ठीक है। और क्या निकल जाएगा भाई, यहां से H और यहां से Cl, यानी यहां से HCl जो है वो बाहर हो जाएगा। क्लियर है। वापस से ये जो हमारा सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ का प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर ये सबस्ट्रेट है, अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब यही प्रोडक्ट वापस से सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और इसको वापस से जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हम कहें एनर्जी, तो होता क्या है, वापस हमें जो है एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है और उसकी जगह एक क्लोरीन का एडिशन हो जाता है। वापस से फिर ये रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। फिर से हम Cl2 और साथ में HNO डालते हैं, यहाँ पर भी HCl एक मोल निकल जाता है। ध्यान से देखिए अब रिएक्शन क्या होगा, CH Cl3 बन जाएगा और आखिरी स्टेप में जब वापस हमें Cl2 और HNO मिलेगा तो फिर एक मोल HCl बाहर आएगा, एक मोल और HCl बाहर आएगा और फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा CCl4। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे सारे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, हमें ऑब्टेन हो रहा है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया, तब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस पे आप जो है बताइए वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ही Cl2 लिया है। ठीक है, मोल यहां पर कितने Cl2 के 1 मोल है। इसका प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, आइए, तो अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्ट की, तो ये सिर्फ 1 मोल है। अगर ये सिर्फ 1 मोल होगा तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर पाएगा। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होने वाला है ये। क्या इसमें कोई दिक्कत है? C2 2 कार्बन, 3 यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ 5 हाइड्रोजन और 1 HCl क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट हमें ये मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। इसको करके बताइए यहां पर क्या होने वाला है। इसको करके बताइए यहां पे क्या होने वाला है। ठीक, आइए तो इसको देखते हैं। तो यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है ये और इसके साथ आपको मिलने वाला है प्रोडक्ट ये 2 प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपका रीजियो सेलेक्टिविटी का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि क्लोरीन आपका इस पोजीशन पे जुड़ेगा या इस पोजीशन पे जुड़ेगा। चूंकि ये रिएक्शन प्रोसीड करी वाया FRM, तो हमें FRM में पता है बेटा कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो अगर ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा तो ये कंपाउंड भी ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हमारा होता है मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या होता है बाबू, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा मेजर होता है और ये हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। लिख लीजिए। ठीक है, अब ये जो सेम रिएक्शन है, यही सेम रिएक्शन जो है, अगर हमने क्लोरीन की बात की, अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। तो ब्रोमिनेशन बाबू अकर सेम, बिल्कुल सेम अकर होता है, अकर्स सेम एज क्लोरीनेशन। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा विग्रस है, तो ये उतना विग्रस नहीं होता है, बट नॉट सो विग्रस, यानी उतना तेजी से रिएक्शन नहीं होता है। सारे प्रोडक्ट सेम बनने वाले इसमें भी, इसका रिएक्शन थोड़ा सा स्लो साइड पे लाई करता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन। अब बात करते हैं आयोडोनेशन। नहीं, चलिए ब्रोमिनेशन का एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें Br2 है, HNu है। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो यहां पर क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वापस से यही मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें ये ऑब्टेन होगा। अब आ जाते हैं बहुत ही मेजर हेडिंग पे, जो कि हमारा आयोडोनेशन। तो बाबू जैसे मैंने बताया था, आयोडोनेशन क्या होता है बाबू, आयोडोनेशन आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्यों रिवर्सिबल होता है इस बारे में समझो। रिवर्सिबल क्यों होता है, जैसे हमारा मान लो RH है, इसमें जैसे ही आयोडीन पड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां बनेगा क्या, यहां तो बन जाएगा बच्चा आपका RI, लेकिन इसके साथ ही आपका बनेगा H। दिख रहा है ना, HI यहां पर दिख रहा है। अब इस HI की खूबसूरती क्या है बाबू, इस HI की खूबसूरती क्या है कि ये बहुत ही अच्छा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब HI क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो रिड्यूस करना चाहेगा। तो जब भी इस रिएक्शन को हमें प्रोसीड कराना होता है, तो अगर ये इस तरीके से प्रोसीड करता तो ये रिएक्शन जो आपका ऐसे रिवर्सिबल हो जाता, तो हमें कभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल ना हो और ये रिएक्शन अगर हमारा फॉरवर्ड जाए, ये रिएक्शन अगर हम चाहते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें
HiO3 जो है यहाँ पर हमें HiO3 जो है कुछ ड्रॉप्स जो है इस सिस्टम में हमें डालना पड़ता है। और जैसे हम कुछ ड्रॉप्स HiO3 डालते हैं जो कि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर HNO3 डालते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर आपको आयोडाइड तो मिलता है लेकिन HI ना बन के यहाँ पर हमें आयोडीन मिलता है। ठीक है, और आयोडीन के फॉर्म में ये सिस्टम को छोड़ देता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने से रुक जाती है। और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होने से रुक जाती है। नोट करिए बच्चों से। हो गया, चलिए ये सारी बातें हो गई। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या है बच्चा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया जाए। रिएक्टिविटी क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर हमारी आएगी ब्रोमीन की, और फिर उसके लास्ट में हमारी आएगी, लास्ट में आएगी आयोडीन की। ठीक है, ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक, और क्या चीज हम देख सकते हैं, देखो एल्केन के साथ इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एल्केन के साथ इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एल्केन के साथ इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक। बस सिर्फ एल्केन के साथ आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो होता है एंडोथर्मिक। वो क्या होता है बाबू, वो होता है आपका एंडोथर्मिक। नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया ये। चलिए आगे आगे बात करते हैं। अब जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कीजिए, काफी अच्छा सवाल है। चलिए इस सवाल को ट्राई दीजिए। आइए, तो इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो तो सबने निकाल लिया होगा कि यहां पर हमें Cl मिलने वाला है। ये तो आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन आप लोग मेरा एक स्टेटमेंट याद रखिएगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद इस सवाल का जवाब आप और अच्छे से दे पाओगे। तो जब भी आपको कहीं भी आपको एन एल्केन दिखे, ठीक है, और C4 या अबव कार्बन दिखे, C4 या अबव कार्बन की नॉर्मल आपको एल्केन दिखाई देगी, तो इस केस में आप हमेशा जो है बनाओगे रैसमिक मिक्सचर। आप क्या बनाओगे, रैसमिक मिक्सचर बनाओगे। रैसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको नॉर्मल एल्केन दिखता है इसमें C4 या उससे ज्यादा हमारे जो है कार्बन एटम होते हैं, तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर 50% हमें डी फॉर्म ऑब्टेन होता है एंड 50% हमें एल फॉर्म ऑब्टेन होता है। और चूंकि दोनों 50-50% ऑब्टेन हो रहा है, इसीलिए दोनों मिलकर के रैसमिक मिक्सचर बना लेते हैं। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो रैसमिक मिक्सचर हमारा जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, वैसे भी कंपाउंड नहीं तो मिक्सचर है, मिक्सचर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होता है। और ये बेसिकली होता क्यों है, ड्यू टू एक्सटर्नल, क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अब ये डी और एल फॉर्म क्या आता है बाबू, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है, तो कोई सबस्टेंस या कोई हमारा मिक्सचर उसे अगर राइट को घुमा देता है तो उसे बोलते हैं हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और वही अगर वो मिक्सचर उसे लेफ्ट में घुमा देता है तो हो जाता है लिवोरोटेटरी। ठीक है, तो जो ये हमारा क्या बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर होता है, इसमें 50% तो राइट में घुमाने वाला मिक्सचर है और 50% लेफ्ट में घुमाने वाला मिक्सचर, यानी मिक्सचर में एक सब्सटेंस इसको राइट घुमा रहा है 50% और एक इसको लेफ्ट घुमा रहा है 50%, मतलब वो 50% है उसमें। तो अब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल इनका डेविएशन कट जाता है और लाइट सीधे चली जाती है, यानी प्लेन पोलराइज लाइट जो वो डेविएट नहीं हो रही है। और जब वो डेविएट नहीं हो रही है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है, इसीलिए क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। और ये एक्सटर्नल कंपनसेशन इसलिए है क्योंकि मान लीजिए
अगर ये हमारा सिस्टम है तो इसमें दो अलग अलग जो है कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, और उन दोनों की वजह से, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इस मिक्सचर में आने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, प्रोडक्ट में यहां बना देता हूं। प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रोडक्ट मैं ऐसे बना देता हूं, लेट्स से ये बना है। एक हमने जो है मान लिया कि वेज पे हमारा क्लोरीन लगा है और डैश पे हमारा H लगा हुआ है, तो वही जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारा डैश पे Cl लगा है और वेज पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, डी और एल फॉर्म के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। समझ में आ गया मित्र? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और रिएक्शन आप लिख लीजिए कि अगर आपको कहीं एल्केन दिख जाएगा, अगर आपको कहीं एल्केन दिख जाए और उसमें अगर आप SO2Cl2 डाल दें, दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अगर आपको कहीं भी ये एल्केन दिख जाए, उसमें अगर आप SO2Cl2 डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, यानी ट्रेस अमाउंट में अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में, छोटे अमाउंट में अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो होगा क्या बच्चा? होगा ये बच्चा कि यहां पर भी हमें जो है हमें हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा, फिर टू बी मोर स्पेसिफिक एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होते दिखाई देगा, क्योंकि SO2Cl2 यहाँ से क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये क्लोरीन जो है ओमिट कर रहा है, क्लोरीन निकाल रहा है, उसको दे रहा है। इसके साथ हमें मिलेगा SO2 और साथ में मिलेगा हमें HCl, और SO2 और जो HCl बच्चा इस सिस्टम को लीव कर जाएंगे, तो आपको अपने रिएक्शन मिक्सचर में, अपने सिस्टम में सिर्फ RCl का ही कंटेंट मिलने वाला, और ये दोनों जो हमारे बाई प्रोडक्ट है उस सिस्टम को छोड़ के चले जाने वाले हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा रिएक्शन है जिससे आप जो है एल्काइल क्लोराइड जो है प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर है? लिख लीजिए।